हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 का चैप्टर नंबर और यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू होंगे जो फार्मेसी में एडमिशन लिए होंगे। सबको बहुत डाउट होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट, हमारे वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे सारे वीडियोस में आपको ये पता चलेगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको आपको कैसे पढ़ना है और कैसे उनको समझना है। तो मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपको और भी वीडियोस मिलते रहे। और अगर सब्सक्राइब है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है स्टूडेंट, मतलब हमको इसमें फर्स्ट यूनिट में क्या जानना है, ह्यूमन बॉडी का पूरा इंट्रोडक्शन जानना है। तो उसके अंदर अब हम देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हमको फर्स्ट देखना है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डेफिनेशन से। ठीक है स्टूडेंट, तो जो चीज़ आप पढ़ने वाले हो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो, क्या सब्जेक्ट है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो उसका इंट्रोडक्शन जानना चाहिए। उसका इंट्रोडक्शन जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसका डेफिनेशन, कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, तो इसका आप डेफिनेशन कैसे बोल सकते हो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप। मीन्स इसमें आप क्या पढ़ते हो, बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ते हो, मतलब बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है और बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल मीन्स हो गया नोज। तो स्टूडेंट, बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स नोज, ईयर, ये हो गया बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स स्टूडेंट जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स में जो बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लंग्स, हार्ट, ये क्या हो गए, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर हो गए। तो एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप, कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बीच क्या रिलेशनशिप है और वो कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एनाटॉमी का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी क्या होता है। तो फिजियोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स और इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about body function। ठीक है स्टूडेंट, मतलब फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, बॉडी फंक्शन। अभी हम क्या देखें एनाटॉमी में, बॉडी का स्ट्रक्चर। अब फिजियोलॉजी में क्या देखेंगे, अब जो बॉडी का स्ट्रक्चर का हम स्टडी कर रहे हैं वो कैसे अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसको हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट, आपका क्या दो चीज़ कंप्लीट हो गया, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, अब हम आगे आते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि हम स्कोप क्यों पढ़ते हैं। तो स्कोप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, की जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो कौन कौन से फील्ड में यूज़ हो रहा है, या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूज़ है वो कहाँ कहाँ हो रहा है और उसको पढ़ने का क्या रीज़न है, वो हम किस में देखेंगे स्टूडेंट्स, वो हम देखेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट, मैंने पहले ही आपको बताया कि स्कोप का मतलब क्या होता है, कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसका स्कोप कहाँ होता है,
सबसे पहले इसका यूज़ किस चीज़ के लिए हम करते हैं? स्टडी करने के लिए। किस चीज़ का स्टडी करने के लिए? बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का स्टडी करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मीन्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हेल्प से आपको क्या पता चलता है? ह्यूमन बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड उनके फंक्शन के बारे में। तो ये हो गया फर्स्ट स्कोप, इसके कारण हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं या जहाँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूज़ हो रहा है। सेकेंड स्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स की? ये हेल्पफुल होता है ह्यूमन इवोल्यूशन एंड उनके डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए। ह्यूमन इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इवॉल्व होना। इवॉल्व मतलब टाइम के साथ चेंज होना। जैसे पहले ह्यूमन क्या था? पहले ह्यूमन एक मंकी था। तो मंकी से वो कैसे ह्यूमन में कन्वर्ट हुआ, वो टाइम के साथ धीरे धीरे कैसे अपने आप को इवॉल्व किया और कैसे उसके में डेवलपमेंट आया। मतलब जब पहले ह्यूमन मंकी था तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस थे, फिर जैसे जैसे वो ह्यूमन में कन्वर्ट होते गया या जैसे जैसे वो डेवलप होते गया तब उसके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते गए। तो उसके इवोल्यूशन का स्टडी आप हमको किससे पता चलेगा? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। नेक्स्ट उसके स्कोप क्या होता है स्टूडेंट? एडवांस साइंटिफिक स्टडी। मीन्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? और ज़्यादा एडवांस साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। मतलब साइंटिफिक स्टडी कैसे होगी? जब तक हम किसी मेडिसिन को या किसी टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बॉडी में यूज़ करके नहीं देखेंगे, उसका इफ़ेक्ट नहीं देखेंगे, तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा जो न्यू मेडिसिन है या जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है वो इतनी हेल्पफुल है कि नहीं है। इसलिए नेक्स्ट इसका स्कोप क्या होगा? एडवांस साइंटिफिक स्टडी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हो गया नेक्स्ट हमारा स्कोप। उसके बाद स्कोप क्या है? स्टडी अबाउट डिजीज़ एंड इट्स डायग्नोसिस। ठीक है स्टूडेंट, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हेल्प से ही हम क्या पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को क्या डिजीज़ हुई है या क्या बीमारी हुई है स्टूडेंट्स। तो डिजीज़ का मतलब क्या होता है? किसी भी बीमारी का पता लगाना। मतलब मीन्स कैसे हम किसी बीमारी का पता लगाएंगे, वो भी हम किसकी हेल्प से जान सकते हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कैसे जान सकते हैं? कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी पर्सन के किडनी में स्टोन हुआ है, ठीक है, तो ये उसको डिजीज़ हुई है। इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? इसके स्ट्रक्चर से एंड इसके फंक्शन से। पहले इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल था, लेकिन जब इसको स्टोन हो गया तब इसके स्ट्रक्चर में क्या हो गया? कुछ चेंजेस आ गया, इसमें एक स्टोन हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर में चेंजेस आया। अब इसके फंक्शन में भी, अब ये जो स्टोन हुई है उसके फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन करने नहीं देगा। तो जिसके स्ट्रक्चर में चेंज आया एज वेल एज इसके फंक्शन में भी चेंज आया। तो इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हेल्प से हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं एंड डिजीज़ के बारे में पूरे तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि वो क्या होता है, कैसे होता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, वो कैसे बॉडी को अफेक्ट कर रही है। ये हो गया स्टूडेंट नेक्स्ट क्या? स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? न्यू टेक्निक्स ऑफ सर्जरी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हेल्प से हम जो ह्यूमंस हैं वो क्या सर्जरी की न्यू टेक्निक्स को और डेवलप कर रही हैं। और नेक्स्ट ये हो गया नेक्स्ट स्कोप। उसके बाद का स्कोप पैथोलॉजी एंड इट्स चेंजेस। तो पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ब्लड। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की ही हेल्प से हम क्या देख सकते हैं? ब्लड, और ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड उनके चेंजेस भी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हेल्प से जान सकते हैं। नेक्स्ट स्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स? इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। मीन्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हेल्प से ही हम लोग एक पूरी कम्युनिटी के हेल्थ के लोगों का मेंटेनेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमको पता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 57 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम ये पूरे कम्युनिटी के लोगों को बताए हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है मीन्स आपको फीवर है। तो अगर कम्युनिटी के लोगों को पता है हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना होना चाहिए तो नॉर्मल इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो डेंजरस है। तो अगर किसी भी पर्सन को अगर उससे ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर हुआ तो उनको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारे बॉडी में कुछ इशू आ रहा है। तो वो तुरंत किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे एंड टेस्ट करेंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हेल्प से हम लोग कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ये हो गया नेक्स्ट। अब उसके बाद का स्कोप क्या है स्टूडेंट? नॉर्मल हेल्थ। तो
अपने हेल्थ को नॉर्मल रखने में भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और नॉर्मल हेल्थ रखने के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की हमको क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे हो गए स्टूडेंट्स स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इफ़ अगर एग्ज़ाम में आपको ये पूछता है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद आप ऐसे एक फ्लो चार्ट बना के लिख दोगे। उसके बाद आप एक एक पॉइंट को 2 to 3 लाइन्स में डिस्क्राइब कर दोगे। तो ये बहुत सफिशिएंट है आपका इतना बताने के लिए। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स हम अपने यूनिट 1 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है लेवल्स ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स लेवल ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, मीन्स कैसे बना है, कैसे कैसे कंपोनेंट्स अटैच होते गए हैं, धीरे धीरे स्मॉल कंपोनेंट से कैसे कैसे लेवल्स कंपोनेंट्स का बढ़ता गया और कैसे एक ह्यूमन बॉडी बनी, वो हम किस में पढ़ेंगे, लेवल्स और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। तो मेनली स्टूडेंट्स जो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो 6 लेवल्स में कंप्लीट हुआ है। मीन्स 6 लेवल्स पूरा करने के बाद एक ह्यूमन बॉडी बनी है। तो वो 6 लेवल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट लेवल होता है मॉलिक्यूलर लेवल और केमिकल लेवल, सेकेंड होता है सेलुलर लेवल, थर्ड होता है टिश्यू लेवल, फोर्थ होता है ऑर्गन लेवल, फिफ्थ होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल और बॉडी सिस्टम लेवल, एंड लास्ट होता है ऑर्गेनिज्म लेवल। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्या होता है मॉलिक्यूलर लेवल और केमिकल लेवल। इसमें क्या होता है छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं एंड देन वो क्या बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल मीन्स जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं। ह्यूमन बॉडी जो बनी होती है उसका सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो होता है मॉलिक्यूल्स, ये वो होते हैं सेल्स। और वो सेल्स किससे बने होते हैं, एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से। तो मेनली 3 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के बनने के स्टार्ट होने के लिए हेल्पफुल होते हैं। वो 3 टाइप के होते हैं, मेजर मॉलिक्यूल्स, माइनर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रैक एलिमेंट। मेजर मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं स्टूडेंट, जो बॉडी के लिए एकदम नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये किस में आए, मेजर मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट है माइनर मॉलिक्यूल। माइनर मॉलिक्यूल मतलब जिसकी ज़रूरत बॉडी को मेजर से थोड़ा सा कम है उसको बोल दिया माइनर लेवल। माइनर लेवल में क्या आएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। नेक्स्ट आता है ट्रैक एलिमेंट, जिसकी ज़रूरत उससे भी कम होती है, वो क्या होता है, आयरन। ये सारे स्टूडेंट्स क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाएगा, केमिकल मीन्स लिपिड एंड प्रोटीन्स, और भी लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब क्या होंगे, अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होके केमिकल बनाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल्स आपस में कंबाइंड होकर ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाएंगे, जो क्या होते हैं, सेल्स। तो अब सेकेंड मॉलिक्यूलर लेवल और केमिकल लेवल के बाद क्या बना स्टूडेंट्स, सेल्यूलर लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या बने, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का एक सेल बने। अब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में कंबाइंड होने के बाद वो क्या बनाएंगे, टिश्यू लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स होंगे वो कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू बनाएंगे। तो वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टिश्यू है वो डिफरेंट टाइप कैसे बनेंगे, वो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। मीन्स डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू बनते हैं। तो टिश्यू लेवल में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं, मेनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब जैसे सेल कंबाइन होकर टिश्यू बना है, ये हो गया हमारा
थर्ड लेवल। अब फोर्थ लेवल क्या है? ऑर्गन लेवल। अब फोर्थ लेवल में क्या होगा? बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे एंड वो क्या बनाएंगे? टिश्यू से और बड़ा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो होगा ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन मीन्स लंग्स, लीवर, हार्ट एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो गए? ऑर्गन लेवल। मीन्स टिश्यू कंबाइन होकर क्या बना है? ऑर्गन बना है। अब आगे हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में, जो क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर अब क्या करेंगे? बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ ऑर्गन होंगे जो आपस में मिलकर किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, फिर कुछ ऑर्गन्स का जो सेट होगा वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो वैसे ही पर्टिकुलर किसी एक फंक्शन को जो सारे ऑर्गन्स मिलकर वो फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर उस फंक्शन के नाम से उसका सिस्टम बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई ऑर्गन का सेट है जो बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस करता है, तो उस ऑर्गन्स के सेट को क्या बोल देंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही कुछ ऑर्गन्स का सेट होगा जो बॉडी में रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया करेगा, तो उस ऑर्गन के सेट को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऐसे ही बॉडी में टोटल 11 ऑर्गन्स के सेट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाएगा? सबसे लास्ट लेवल जिसमें ह्यूमन बॉडी पूरी डेवलप हो गई है, तो वो कौन सा लेवल है? ऑर्गेनिज्म लेवल। इस लेवल में ह्यूमन बॉडी का क्या हो गया? पूरे तरीके से ह्यूमन बॉडी बन गई। तो ये था स्टूडेंट्स लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। रुको बंद करो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी सिस्टम एंड बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो अभी हम पढ़े थे स्टूडेंट्स कि बॉडी सिस्टम मीन्स क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी में मैंने आपको अभी ही बताया था कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम क्या होता है हमारे बॉडी का? कि बहुत सारे ऑर्गन्स का एक सेट पर्टिकुलर डाइजेशन का फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है। जिसमें फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। हम जो फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और एक सेट ऑफ ऑर्गन्स क्या करते हैं? उसको हमारे माउथ से हमारे बॉडी के अंदर लेके जाते हैं एंड उसका पूरा डाइजेशन कराते हैं। तो वो जो ऑर्गन्स का सेट है उस ऑर्गन के सेट को क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना। नेक्स्ट होता है ऑर्गन बॉडी सिस्टम मस्कुलर सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें बॉडी में जितने भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? मस्कुलर सिस्टम के अंदर आते हैं। मतलब उसका काम क्या होता है? मसल्स का काम बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक शेप प्रोवाइड करना। नेक्स्ट बॉडी सिस्टम होता है स्टूडेंट्स इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम बॉडी स्किन के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स स्किन का स्ट्रक्चर, स्किन का फंक्शन, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें बॉडी, इस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? इस सिस्टम में हम बॉडी के उस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो फंक्शन क्या होता है? हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का जो फंक्शन होता है वो कौन सा सिस्टम परफॉर्म करता है? वो काम एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। इसमें ऑर्गन्स का एक सेट होता है जिसका काम क्या होता है? बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट सब्सटेंस और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने का काम। ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें ऑर्गन्स का एक सेट क्या काम करता है? रिप्रोडक्शन का काम करता है। रिप्रोडक्शन का काम करता है फॉर एग्जाम्पल न्यू सेल्स और न्यू बेबीज, इसका क्या करता है? वो प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इसने वो ऑर्गन्स के सेट को जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं उनको क्या बोला गया है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स बॉडी सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सर्कुलेशन मतलब बॉडी में ऐसा कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। और वो सब्सटेंस क्या है स्टूडेंट? ब्लड। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी सब्सटेंस हैं जो बॉडी में सर्कुलेट करते हैं वो किस में आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम में। वो क्या क्या होगा? ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, ये सब किस में आएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे। नेक्स्ट सिस्टम होता है स्टूडेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो वो ऑर्गन्स का सेट जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, वो ऑर्गन्स के सेट को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम होता है स्टूडेंट्स स्केलेटल सिस्टम। तो वो सिस्टम जो क्या बनाता है? बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब इसमें बोन्स आते हैं, वो क्या बनाता है? स्केलेटल सिस्टम्स में वो आता है। नेक्स्ट होता है इम्यून सिस्टम। अब बॉडी में क्या होता है? इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी मतलब बॉडी की वो पावर जो बॉडी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो उससे फाइट करने की जिसमें कैपेबिलिटी होती है, वो क्या होते हैं? बॉडी की इम्यूनिटी। तो बॉडी की इम्यूनिटी फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल्स, ये सारे जितनी भी बॉडी की इम्यूनिटी वाला जो फंक्शन है वो किसके अंदर आएगा? इम्यून सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ जो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या आएंगे स्टूडेंट? न्यूरॉन्स। बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो किस में आएंगे? नर्वस सिस्टम में। और वो कौन सा काम परफॉर्म करेंगे? वो बॉडी से जो भी मैसेज है, मतलब बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है उसके मैसेज को ब्रेन तक लेके जाना, और वो जो भी फंक्शन बॉडी में हो रहा है, अब उसके लिए बॉडी क्या रिस्पॉन्स शो करेगी, वो ब्रेन के थ्रू बॉडी को बताना। ये काम किसका होता है? नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट सिस्टम होता है स्टूडेंट्स हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? बॉडी में बहुत सारे डक्टलेस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स मतलब खाली ग्लैंड्स, खाली सैक लाइक स्ट्रक्चर में खाली बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है? बॉडी में कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं जिनके लिए हमको हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो वो हार्मोन्स कौन रिलीज़ करता है? एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज़ करता है। अब मेजर फंक्शन बोल सकते हैं आप, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मिल्क फॉर्मेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये सारे मेजर फंक्शन है और ये किसके थ्रू मेंटेन किए जाते हैं? हार्मोन्स के थ्रू। और ये हार्मोन्स कौन से सिस्टम से सिक्रीट आउट होता है? तो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ये क्या होता है? सिक्रीट आउट होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके बॉडी सिस्टम। अब नेक्स्ट हम आते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस में। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स? कि नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में बेसिक लाइफ में, डेली लाइफ में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो एकदम बेसिक होते हैं? ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे वो बेसिक प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट क्या है? मेटाबॉलिज्म। तो स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो फूड अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, मतलब हम जो फूड खाए होते हैं, वो फूड का डाइजेशन होना, तब उसको मेटाबोलाइज करना, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल से उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। मतलब मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? लार्ज मॉलिक्यूल मतलब हम जिस फॉर्म में उसको ईट किए, तो बॉडी उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम ईट किए उसी फॉर्म में बॉडी उसको यूज़ नहीं करती। बॉडी को यूज़ करने के लिए उसको वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना होता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बेसिकली दो फंक्शंस में होता है, दो प्रोसेस में होता है। फर्स्ट होता है कैटाबॉलिज्म एंड सेकेंड होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कैटाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, ये हो गया कैटाबॉलिज्म। अब नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? अब जो मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक डाउन हुए हैं, अब उनका क्या होता है? अब वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, वो क्या हो गया? एनाबॉलिज्म। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेस, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट हो गया बेसिक लाइफ प्रोसेस। सेकेंड होगा रिस्पॉन्सिवनेस। मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब आइडेंटिफाई एक्सटर्नल चेंजेस एंड रिस्पॉन्स। मीन्स इसमें बॉडी क्या करती है? किसी भी चीज़ के लिए, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है। जैसे कि अब जैसे बॉडी को पता चल गया कि यहाँ बहुत डस्ट है और ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, तो उसके अगेंस्ट तुरंत बॉडी उसको सेंस करेगी और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगी। फॉर एग्जाम्पल हमको स्नीजिंग आएगी, तो ये क्या है? बॉडी का एक रिस्पॉन्सिवनेस कि डेंजर को आइडेंटिफाई करना एंड उसके अगेंस्ट फिर रिस्पॉन्स शो करना। तो ये हो गया सेकेंड बेसिक लाइफ प्रोसेस। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस में जो क्या है? मूवमेंट। अब बॉडी में मूवमेंट भी जो है वो भी एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है। मूवमेंट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हो रहा है? बॉडी में कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं।
मूव कर रहे हैं तभी बॉडी के सारे पार्ट्स तक, बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंच रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता है, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड मूव करते रहता है और पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को, सेल को, टिश्यू को वो क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें क्या करता है, वो सप्लाई करता है। और क्या सप्लाई करता है, मूवमेंट के थ्रू। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने बेसिक लाइफ प्रोसेस में, वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है बॉडी में, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है स्टूडेंट्स, में साइज में इंक्रीज होता है, मीन्स ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे की हाइट इंक्रीज हो रही है, नेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, हेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये भी ग्रोथ भी एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या होगा स्टूडेंट्स, रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है, रेस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाता है, ये हो गया रेस्पायरेशन। अब नेक्स्ट बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होगा स्टूडेंट, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स जिसमें फूड का डाइजेशन होता है। एंड उसके बाद बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होगा, एक्सक्रीशन, जिसमें अब फूड डाइजेस्ट हो गया, मेटाबोलाइज हो गया, अब जो वेस्ट बचा उसका बॉडी से बाहर एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारे हो गए स्टूडेंट बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो अगर एग्जाम में आपको पूछेगा स्टूडेंट्स तो आपको ये सारे को अच्छे से एक्सप्लेन भी करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।